तो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम खिलाफत मूवमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। हम खिलाफत मूवमेंट के पास्ट पेपर्स करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर किसी को लेक्चर देखना है तो वो पहले लेक्चर देख ले, उसके बाद फिर ये सवाल के ऊपर आए। ठीक है ना? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और ऑलरेडी देख चुके होंगे, सारी चीजें याद कर चुके होंगे, तो जरा अब मैं उनको सिखा रहा हूँ कि ये पेपर पैटर्न क्या है, आंसर किस तरीके से लिखते हैं, सवाल किस तरीके से आते हैं। स्टार्टिंग विद द कॉजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खिलाफत मूवमेंट, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। क्यों हुई? क्योंकि ब्रिटेन ने वादा किया था कि अगर इंडियंस हमें इस वॉर में सपोर्ट करेंगे तो नंबर 1, हम उनकी अथॉरिटी बढ़ा देंगे गवर्नमेंट के अंडर। दूसरी बात, अगर हम लड़ेंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अपने दुश्मनों को जीतने के बावजूद अच्छी तरीके से पेश आएंगे। ये पर्टिकुलरली अप्लाई हो रहा था किसके ऊपर है? ये तुर्की के ऊपर। और वहां पे कौन? ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया। कहते हैं कि आप अपने खलीफा के खिलाफ लड़ो, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे और हम जीत जाएं तो हम खलीफा के साथ अच्छे से सलूक करेंगे। यानी कि अजीब सी बात सुनो, मुसलमान अपने ही खलीफा के खिलाफ लड़ रहे थे अपने खलीफा को बचाने के लिए। ब्रिटिश ने उनको ऐसा रिलीजियस ब्लैकमेल किया कि भाई अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया और हम ये वॉर जीत गए तो क्या करेंगे? आपके खलीफा, आपके रिलीजियस सेंटर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप हमें सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट से हम जीत गए ना तो फिर हम जरा नाइसली पेश आएंगे। तो मुसलमान बेचारे, हजारों मुसलमान ब्रिटिश को सपोर्ट करने लग गए, इस उम्मीद पे कि अगर हम अपने खलीफा के खिलाफ लड़ेंगे और ब्रिटिश को जितवाएंगे तो ब्रिटिश हमारे खलीफा को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। अजीब सी बात। यानी कि हमारी जंग, हम आपस में दोस्त थे, मैं और आप आपस में दोस्त थे, ठीक है जी, और कोई थर्ड पर्सन आता है वो आपको मारता है, तो मैं भी उसके साथ मिलकर आपको मारूं ताकि वो थोड़ा कम नुकसान पहुंचाए आपको, मैं ज्यादा पहुंचाऊं। अजीब सी बात है। बहरहाल यही सिचुएशन थी उस टाइम इंडिया की। अब इसके कॉजेस का सवाल किस तरीके से आता है जरा देख लो बेटा। कह रहा है, वॉज खिलाफत मूवमेंट फाउंडेड बिकॉज मुस्लिम्स फियर्ड द ब्रेकअप ऑफ तुर्की आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कि क्या मुसलमानों को डर था कि ब्रिटिश तुर्की को तोड़ देंगे, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ देंगे? क्या इस डर की वजह से खिलाफत मूवमेंट फॉर्म हुई थी? दूसरा सवाल, सिमिलर सवाल है ये सारे। वर कंसर्न्स अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स मुस्लिम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फाउंडेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तीसरा सवाल, बल्कि ये तो वही रिपीट हुआ है, तो ये दो तरीके के सवाल मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है जी। तो बेटा, अब जरा मैं आपको पहले थोड़े कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, थोड़े फैक्टर्स दिखा देता हूँ, और फिर बेटा मैं आऊंगा वापसी इस लेक्चर की तरफ, इस पास्ट पेपर के फॉर्मेट की तरफ। ठीक है? कुछ बच्चों ने अभी ही ज्वाइन किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको उनको प्रीवियस नॉलेज नहीं है, तो जरा मैं उनके लिए सबसे पहले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। जिन बच्चों ने भूल गए हैं, जिनको याद नहीं रहा, तो उनके लिए मैं खिलाफत मूवमेंट के कॉजेस को रिवाइज करवा दूं। 14 मार्क का सवाल है, सारे कॉजेस लिखने हैं, चाहे लॉन्ग रन कॉजेस हो या चाहे इमीडिएट कॉजेस हो। ठीक है जी, 14 मार्क के सवाल में सब कुछ लिखना है। तो जरा बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग रन कॉजेस से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, वॉर स्टार्ट भी नहीं हुई। वॉर क्या हुई थी? स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि मौलाना अबुल कलाम ने पहले ही कह दिया, कि कांग्रेस के लीडर मौलाना अबुल कलाम ने पहले ही कह दिया, जो भी ब्रिटिश की मदद करेगा वो यूरोप के शैतानों की मदद करेगा। इसका ये मतलब है कि देर वॉज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम। तो मुसलमान और इंडिया के मुसलमान ब्रिटिश के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करते थे। देर वर नेगेटिव फीलिंग्स बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश। इसी तरीके से शेर बंगाल मौलाना फजलुल हक ने भी डिस्करेज किया। वो कहते हैं, उनके जो अपने अल्फाज है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड कोट करता हूं। वो कहते हैं, एवरी इंस्टेंस ऑफ कोलैप्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द ग्लोब इज बाउंड टू हैव एन एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आर कम्युनिटी इन इंडिया। कहते हैं, दुनिया में कहीं पर भी अगर मुसलमानों की सियासी अहमियत पे जवाल आएगा तो इसका लाजमी लाजमी, यानी कि हर हाल में, हमारी सियासी अहमियत पे भी एक नेगेटिव असर, एक मनफी असर होगा।
ठीक है जी। तो यानी कि ये डिस्करेज करे थे मुसलमानों को कि ब्रिटिश को सपोर्ट ना करना इस वॉर में। और ही बिलीव दैट प्रोटेक्टिंग टर्की वाज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉट फाइटिंग अलोंग साइड ब्रिटिश। कह रहे हैं ब्रिटिश के साथ लड़ने के बजाय तुर्की को सपोर्ट करो, वो हमारे इंटरेस्ट में बेस्ट है। क्यों भाई? आपने पास्ट में नहीं देखा एंग्लो अफगान वॉर्स वगैरह? ये नहीं पढ़ा है मैंने क्या? सेक्शन ए नहीं पढ़ा आप लोगों ने, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? तो उसमें मैंने एंग्लो अफगान वॉर्स का जिक्र किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था एनेक्सेशन ऑफ सिंध, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। तो मैंने आपको बताया था कि जब रशिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की, ब्रिटिश अपनी फौजें लेकर वहां पे घुस गए और कहा कि इससे पहले कि रशिया अफगानिस्तान पे कब्जा करे, हम अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं। और किस तरीके से जंगली जानवरों की तरह ये यूरोपियन जो है, वो बेटा किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर कब्जे में लगे हुए थे। एक शेर की तरह चढ़ा हुआ है तो एक भालू की तरह चढ़ा हुआ है। इससे ये क्लियर साबित हो रहा था कि नो अटेंशन वाज पेड टू द व्यूज ऑफ नेटिव्स। मुसलमान क्या चाहते हैं इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज भी अगर आप देख लें, तो नॉन मुस्लिम्स हैड नेवर बीन कंसर्न्ड अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव मुस्लिम्स। वहां के मुसलमान क्या चाहते हैं इसके बारे में इंडियंस इसके बारे में ब्रिटिश बिल्कुल भी कंसर्न नहीं। अब नंबर वन पॉइंट मुझे ये बताना, क्या अफगानिस्तान में ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी थी कोई? स्टार्ट की थी क्या कोई जंग? नहीं की थी। उसके बावजूद ये जंगली जानवरों की तरह अफगानियों के खिलाफ खड़े हुए, अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी। नंबर टू, क्या तुर्की मासूम था? क्या तुर्की ने ब्रिटिश का कोई नुकसान नहीं किया था? नहीं, तुर्की ने तो जंग लड़ी थी। तो एक बात बताओ, जब ये मासूम लोगों को नहीं छोड़े, जिन्होंने इनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने इनका खुद कुछ नहीं बिगाड़ा, तो जिन्होंने इनके खिलाफ जंग लड़ी और फिर जंग हार गए, उनको ये बख्श देंगे? आप मुझे खुद बताओ, ये उनको बख्श देंगे? ये तुर्की को बख्श देंगे? ये बात झूठ थी। ये ब्रिटिश झूठे वादे कर रहे थे। और बेटा तभी फजलुल हक या अबुल कलाम जैसे लोग कह रहे थे इन शैतानों की बातों में मत आना। फिर भी हजारों लोग बातों में आ गए। आ गए तो आगे क्या करें, ब्रिटिश ने वादे ऐसे किए। और फिर ब्रिटिश ने क्या किया? अपनी औकात दिखा दी। क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने अपना पहला वादा तोड़ा। इन्होंने एक वादा ये किया था कि हम आपकी अथॉरिटी गवर्नमेंट में बढ़ा देंगे। और दूसरा वादा क्या किया था कि हम तुर्की के जो सल्तनत उस्मानिया उसको तोड़ेंगे नहीं, खलीफा के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो पहला वादा तोड़ दिया 1919 में, जब इन्होंने खूबसूरत से नाम वाले एमसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। बेटा जब ब्रिटिश ने अपने एमसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो इन्होंने डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डायरकी का मतलब समझाया। ठीक है? कि ब्रिटिश ने सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने लिए रख ली और सारी लेस इंपॉर्टेंट चीजें इंडियंस को ट्रांसफर कर दी। और जब इंडियंस ने बोलने की कोशिश की, आवाज उठाने की कोशिश की, तो इनकी आवाज को भी दबा दिया गया थ्रू रोलेट एक्ट, जिसमें ब्रिटिश ने कहा किसी को भी वारंट के बगैर अरेस्ट कर लेंगे, किसी को भी जमानत नहीं देंगे। हमारा प्रोविंशियल गवर्नर चाहे तुम्हें किधर भी गायब कर दे, द प्रोविंशियल गवर्नर विल डिसाइड वेयर यू विल लिव। तो बेटा यहाँ पे अपना पहला वादा तो ब्रिटिश ने क्या किया? तोड़ दिया। पहला वादा क्या किया ब्रिटिश ने अपना? तोड़ दिया। तो दिस रेज कंसर्न अमंग द इंडियन मुस्लिम्स टूवर्ड्स ब्रिटिश प्रॉमिस अबाउट तुर्की। तुर्की का क्या हाल करेंगे? अगर पहला वादा तोड़ दिया तो दूसरा वादा भी तोड़ देंगे। और जब इन्होंने अपना पहला वादा तोड़ा, दिस कॉज्ड रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस, पर्टिकुलरली हिंदूज। हिंदूज तो खलीफा को बचाने के लिए नहीं लड़े थे ना, हिंदूज तो ग्रेटर अथॉरिटी के लिए लड़े थे। अब ग्रेटर अथॉरिटी भी नहीं मिली, एमसी रिफॉर्म से बेकार बेकार चीजें हमें थमा दी। 2% वोटिंग राइट दे दिया, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में सारी बेकार चीजें हमें ट्रांसफर कर दी। और जब हम शिकायत करने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रिटिश मजीद रिप्रेसिव मेजर्स ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को चलाने के आइडियाज डेवलप होना स्टार्ट हो गए। मुसलमानों ने कहा ये हम तो डूब गए, हमारे साथ तो कोई अच्छा नहीं हुआ, अब कहीं तुर्की के साथ भी बुरा ना हो जाए, तो अपने खलीफा को बचाओ। देर वर कंसर्न्स रिगार्डिंग द ब्रिटिश ट्रीटमेंट, द तुर्कीज ट्रीटमेंट बाय ब्रिटिश।
अब तुर्की का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ब्रिटिश, इसके बारे में कंसर्न्स उठना शुरू हो गए कि यार तुर्की का क्या होगा। इसी वजह से बेटा खिलाफत मूवमेंट फॉर्म होने का आइडिया है। फिर क्या हुआ, तुर्की के जो एलाइज थे, तुर्की के जो साथी थे, जैसे कि जर्मनी या ऑस्ट्रिया, ब्रिटिश ने इनका भी बुरा हाल कर दिया। जर्मनी के खिलाफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स अनाउंस की, जिसमें जर्मनी को तोड़ के पोलैंड अलग कर दिया, जिसमें जर्मनी की आर्म फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया। वॉर गिल्ड क्लॉज के तहत जितना भी नुकसान हुआ सबका जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया और कहा ये सबका भरपाई जर्मनी करेगा। अब यहां पे सवाल ये आया कि जब जर्मनी का बुरा हाल कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया का बुरा हाल करे, तो इनका एक छुपा हुआ साथी तुर्की भी तो था, तुर्की को छोड़ देंगे क्या ये? और बेटा लॉयड जॉर्ज स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं सिमिलर मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट टर्की एज वेल। तुर्की के खिलाफ भी यही सलूक होगा। दिस फाइनली प्रूव दैट ब्रिटिश हैव फाइनली ब्रोकन देयर सेकंड प्रॉमिस एज वेल। उन्होंने अपना दूसरा वादा भी तोड़ दिया कि हम तुर्की को बुरा हाल नहीं करेंगे, हम तुर्की को तोड़ेंगे नहीं, हम खलीफा की रिस्पेक्ट करेंगे। और मुसलमानों ने रियलाइज किया कि अब टाइम आ गया कि हम इनको रिमाइंड करवा दें कि हम भी एक स्ट्रांग कुव्वत है। तभी मुस्लिम ब्रदर्स, मुस्लिम में अली ब्रदर्स जो थे, जैसे कि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को फॉर्मेशन स्टेज पे लाया। दे वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो बेटा ब्रिटिश ने फिर बाद में इनको भी अरेस्ट कर लिया, तो खिलाफत मूवमेंट मजीद स्ट्रेंथ हुई। दीज वर द कॉजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब बेटा इसमें मैंने आपको सारे फैक्टर्स समझा दिए। जरा पास्ट पेपर्स पे आते हैं और पास्ट पेपर से देखते हैं कि अब इसमें अगर लेट सपोज कोई एक पैराग्राफ लिखना है तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा। बेटा तरीकेकार वही होगा, आपने पॉइंट देना है, उसको अपने एविडेंस से साबित करना है, फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और फिर लिंक बैक करना है। पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, इम्पैक्ट एंड लिंक बैक। ठीक है जी। पॉइंट क्या है कि बेटा मुसलमान ब्रिटिश को ट्रस्ट नहीं करते थे। क्यों भाई? जैसे मिसाल दी मैंने अफगानिस्तान की, हाउ अफगानिस्तान हैड रिमेन्ड अ सब्जेक्ट ऑफ राइवलरी बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया एंड लिटिल अटेंशन वाज पेड टू द व्यूज ऑफ नेटिव्स। तो इसका इम्पैक्ट क्या था कि मुसलमानों के दिल में फियर था कि इस्लामिक अथॉरिटी और इंडिपेंडेंस को चैलेंज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ब्रिटिश तुर्की के खिलाफ भी जाएंगे। Thus, this broader mistrust strengthened the support for a united Muslim reform and resulted resulted in formation of खिलाफत मूवमेंट। बेटा जहां पर भी आपने देखना है कि भाई मौका मिले पैराग्राफ को एंड करने में, सवाल से रिलेटेड कर दो। ये है लिंक बैक। ठीक है जी। इस तरीके से आपने एक आंसर फॉर्म करना है। देर शुड बी एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। ठीक है जी। देर शुड बी एटलीस्ट 4 पॉइंट्स और कंक्लूजन टू एंड योर 14 मार्क आंसर। ठीक है जी। सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अब बेटा जरा कोई और पॉइंट भी देख लेते हैं। यहां पे एक और पॉइंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वॉज द थ्रेट टू द ऑटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया को जो खतरा था ब्रिटिश से, वो उसकी बात कर लें आप पॉइंट में क्या एविडेंस दें। आपके वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तुर्की के एलाइज जो थे, सॉरी जो तुर्की के एलाइज नहीं, जो एलाइड पावर्स थे, बेसिकली दो कुवतें थी ना, एक तरफ ब्रिटिश थे, दूसरी तरफ थे तुर्की वाले। तो जो एलाइड पावर थे यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, वो प्लान कर रहे थे कि हम तुर्की को तोड़ देते हैं, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ देते हैं और सुल्तान को हटा के खिलाफत के निजाम को खत्म कर देते हैं। बेटा खलीफा जो थे उनको मुसलमान एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे देखते थे और इनके अंडर आते थे, यानी सल्तनत उस्मानिया के अंडर आते थे मक्का, मदीना, जेरूसलम जैसी जगह। तभी अगर तुर्की के लीडर की अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है तो इसका मतलब है कि इस्लाम को थ्रेटन किया जाता है। इसका इम्पैक्ट ये था कि मुसलमानों के दिलों में इमोशनल और रिलीजियस रिएक्शंस पैदा हो रहे थे और इस ये रिएक्शंस इतने पावरफुल थे कि सिर्फ पॉलिटिकल कंसर्न नहीं, अब रिलीजियस बिलीफ को थ्रेटेड किया जा रहा था। देयरफॉर इट बिकेम वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द फाउंडेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो इस तरीके से आपने खिलाफत मूवमेंट के कॉजेस लिखने हैं।
खिलाफत मूवमेंट चली बेटा। ठीक है जी। मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों ने डिफरेंट मूवमेंट चलाई, जिसमें हिजरत मूवमेंट थी। 18,000 मुसलमानों ने कोशिश की कि हम यहाँ से माइग्रेट करके चले जाते हैं। बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई, गांधी ने भी साथ दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, लेकिन नो इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली तुर्कियों ने खुद ही रिबेल कर दिया था अपने खलीफा के खिलाफ। कमाल अतातुर्क साहब ने खिलाफत के निज़ाम को खुद एबॉलिश किया। और बेटा आपको मालूम है कि खलीफा को एग्जाइल कर दिया, सुल्तान मोहम्मद को एग्जाइल कर दिया इन्होंने। तो बेटा जो खिलाफत मूवमेंट थी वो इवेंचुअली फेल हो गई। तो खिलाफत मूवमेंट के फेल होने के बाद इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट क्या हुआ बेटा खिलाफत मूवमेंट का? जरा उससे रिलेटेड देखते हैं कि किस तरीके से सवाल आ सकते। ये 7 मार्क का भी आ चुका है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ये 14 मार्क का भी या 10 मार्क का भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? टू वॉट एक्सटेंट द खिलाफत मूवमेंट बेनिफिटेड द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। भाई मुसलमान या हिंदू जो भी हो, उनको खिलाफत मूवमेंट से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, फेलियर हुआ, उसके बारे में बताना। तो बेटा जरा लेक्चर की तरफ चलते हैं और इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि जो खिलाफत मूवमेंट चली और इवेंचुअली वो फेल हो गई, तो इससे मुसलमानों को फायदा हुआ या इंडियंस को जनरली फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी। अब इसके बारे में चल रहे हैं। ये सवाल बेटा ऐसे भी आ सकता है कि हाउ सक्सेसफुल वाज द खिलाफत मूवमेंट। यानी कि वही चीज है, बस वर्डिंग चेंज कर दी मैंने यहाँ पे। वो सवाल था कि किस हद तक मुसलमानों को फायदा हुआ, यहां पे आ गया हाउ सक्सेसफुल वाज द खिलाफत मूवमेंट। तो बेटा इसका एक इम्पैक्ट ये था कि बेशक खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई और खिलाफत खत्म हो गया, निजाम खिलाफत खत्म हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। बट इंडियन मुस्लिम्स ने ये बात साबित कर दी कि अगर हमारे रिलीजियस बिलीफ को थ्रेटन किया जाएगा तो हम ब्रिटिश रूल को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन शो करेंगे। दूसरी बात, मुसलमानों ने इस बात को दिखा दिया कि वो रिलीजियस वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी। वो अपने रिलीजियस वैल्यूज पे किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि जब खिलाफत मूवमेंट ने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुई और वायलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, तो गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया खिलाफत मूवमेंट में। गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापसी ले लिया, अपनी कॉल वापसी ले ली, जिसके बाद हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ गए। तो जो लखनऊ पैक्ट से हिंदू मुस्लिम यूनिटी चलती आ रही थी, यानी कि 1916 से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चलती आ रही थी, वो अब कम्युनल वायलेंस में तब्दील हो गई। नॉट ओनली द स्ट्रेंथ एंड द यूनिटी वॉज ब्रोकन, बट एक्चुअली कम्युनल वायलेंस स्टार्टेड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। दूसरी बात, जो हिजरत मूवमेंट के तहत 18,000 मुसलमान यहां से कहा अफगानिस्तान चले गए, ये कह के कि जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबियों ने हिजरत की थी, वैसे ही हम भी मुहाजिरीन अंसारों के पास जा रहे हैं। लेकिन वो अंसार अंसार ना निकले बेटा। उन्होंने कोई मदद नहीं की, अफगानियों ने कोई मदद नहीं की। अफगानियों ने जब 18,000 का क्राउड देखा, उन्होंने कहा चलो भाई वापसी जाओ, हमने कभी भी इतने लोगों को अपने मुल्क में इनविटेशन नहीं दिया था। तो बेटा जब मुसलमान यहां से वापसी आए, पहली बात thousands ऑफ पीपल डाइड इन दिस डिफिकल्ट जर्नी बिकॉज दे डिड नॉट हैव एरोप्लेन्स, दे डिड नॉट हैव रेलवेज। ठीक है, ये गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, रेडियो पे, कार्ड्स पे और पैदल सफर करके जा रहे थे। और ये डिफिकल्ट जर्नी के दौरान आने और जाने में हजारों अमवात हुई। और बेटा जब ये घर वापसी पहुंचे तो इनके घरों पे कोई और रह रहा था, इनकी जॉब्स अब कोई और कर चुका था। तो बेटा मुसलमानों का कॉज वीक हुआ था। हिजरत मूवमेंट इज अ फेलियर टू खिलाफत मूवमेंट। उसके अलावा नॉन कॉपरेशन अनाउंस कर दी गांधी ने, सब जॉब छोड़ दो, सब काम छोड़ दो, सब पढ़ाई छोड़ दो। सब छोड़ दिया। सब छोड़ने के बाद गांधी कह रहा है सॉरी, खिलाफत मूवमेंट भी छोड़ दो, मैं नॉन कॉपरेशन की कॉल वापसी लेता हूँ। Many Indians had left job and studies and their career because of non-cooperation movement started by Gandhi. But when Khilafat movement ended, the cause of Khilafat was left behind, but so was the job of people and their studies. बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, लोगों ने जॉब छोड़ दी। अब खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो गई, लेकिन लोग बैठे हुए जॉबलेस घर पे।
तो बेटा दीज वर सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। आई होप कि ये बात भी आपको समझ आ गई है।